जानते हैं आप लाभ क्या होता है? लाभ जिसके लिए हर एक उत्पादक, लाभ जिसके लिए हर एक बिजनेसमैन काम करता है। हर कोई चाहता है कि जो वो काम कर रहा है, जिसका वो बिजनेस कर रहा है, जिस वस्तु का वो उत्पादन कर रहा है, उसको बाजार में बेच के ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा जाए, क्योंकि लाभ ही उसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो लाभ की गणना कैसे करते हैं? क्या लाभ की गणना करने के लिए कोई सिद्धांत है कि लाभ आता क्या है? जैसे किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपए है, बाजार में 120 रुपए में बेचा, तो हम कहते हैं कि इस वस्तु को बेच के 20 रुपए की लाभ प्राप्त हुई। तो ये 20 रुपए का जो लाभ आया है, किस विचार में आया? हम कैसे कह सकते हैं 20 रुपए ही हमारा लाभ है? क्या कोई और दूसरा खर्चा नहीं है? क्या कोई दूसरी और आय नहीं है? तो इन्हीं सब बातों को देख के लाभ के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। उन्हीं सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे आज, जिसमें से कुछ नव प्रवर्तन सिद्धांत है, लाभ का जोखिम सिद्धांत है, लाभ का अनिश्चिततावादी सिद्धांत है, और लाभ के आधुनिक सिद्धांत भी है। इन सभी सिद्धांतों के बारे में आज की इस क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर लाभ क्या है। लाभ का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी उत्पादक, जिसको उत्पादक करने वाला क्या कहलाता है अर्थशास्त्र की भाषा में, साहसी। एक उद्यमी किसी भी उत्पादन कार्य करने के लिए क्या लेता है? जोखिम लेता है। वो जोखिम लेते हुए उत्पादन में अपनी पूंजी लगाता है, उत्पादन में भूमि लगाता है, मशीन खरीदता है। और क्योंकि उत्पादन का कार्य रिस्क पे होता है, जोखिम पे होता है, उत्पादन कर रहा है, हो सकता है मार्केट में ना बिके तो घाटा हो सकता है मार्केट में अच्छा बिके, लाभ हो सकता है, लेकिन जोखिम होता है। मतलब डाउट होता है प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो एक उत्पादक को उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी जोखिम होता है, उस जोखिम उठाने के लिए उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है, लाभ हो सकता है, बीच बीच में हानि हो, तो यहाँ पर रिस्क बना रहता है। तो रिस्क का रिवार्ड, द रिवार्ड ऑफ रिस्क, उसी को हम प्रॉफिट, उसी को लाभ कहते हैं। अन्य शब्दों में कहते हैं कि राष्ट्रीय आय का एक ऐसा भाग जहां उत्पादन कार्य में जोखिम उठाने के लिए एक उत्पादक को या साहसी को या उद्यमी को प्राप्त होता है। और एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो लाभ है, अर्थशास्त्र ये कहता है कि लाभ की प्राप्ति जितने भी पुरस्कार है, यानी कि जितनी भी चीजें, उन सब, मतलब जो टोटल आय होता है एक प्राप्त को, टोटल आय में से किराया दिया जाता है पहले, फिर ब्याज दिया जाता है, फिर वेतन या मजदूरी दी जाती है। इन सब देने के बाद जो बचता है वही आय होता है। मतलब मान लीजिए उत्पादन प्रक्रिया में 500 रुपए की इनकम हुई, ये रेवेन्यू है, 500 रुपए। इस 500 रुपए में 100 रुपए का वेतन चला गया, 50 रुपए का ब्याज हो गया, ठीक है, 150 रुपए का आपका किराया हो गया। तो 50 100 कितना हो गया? 200 300 रुपए, यहाँ से 300 रुपए का चला गया। तो इसमें से आप बचे कितने? 200 रुपए। इसका मतलब 200 रुपए की जो रेवेन्यू बचा हुआ है, वही एक उत्पादक के लिए लाभ होगा, क्योंकि कि लाभ एक अवशेष होता है, एक ऐसा अवशेष जो सभी प्रकार के साधन व्ययों को देने के बाद बचता है, एक साहसी या उद्यमी के बाद, तो उसी को लाभ कहते हैं। तो लाभ का निर्धारण होता कैसे, उसकी बात के लिए हमें लाभों को अलग अलग अर्थशास्त्रियों के नजरियों से समझना पड़ेगा। तो जेके मेहता ने कहा है कि इस प्रावैधिक संसार में मानव के उत्पादन कार्यों में अनिश्चितता तब एक चौथे प्रकार का त्याग उत्पन्न करता है, अनिश्चितता। क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया, बिजनेस एक अनिश्चितता से भरा मामला, रिस्क होता है। रिस्क है तो इश्क है। तो यहाँ पर रिस्क के साथ इश्क करने का काम करता है कौन? एक उत्पादक। तो उसी रिस्क के बदले में जो कुछ भी उसको मिलता है, मतलब वियर करने के बदले में जो कुछ भी उसको प्राप्त होता है, उसी को लाभ कहते हैं। और इसी को H.M. क्रूम ने कहा है, लाभ उन खतरों का पारितोषण होता है जिसका बीमा नहीं हुआ है। क्योंकि जिसका बीमा हो चुका तो हमें पता है, लॉस हुआ तो पैसा मिलेगा ही नहीं, तो वहां पर लाभ नहीं हुआ। लाभ का मतलब ऐसे जोखिम उठाना जिसके बारे में पता नहीं है क्या होने वाला है, कोई तो इसका मतलब लाभ एक परिवारिक परिवर्तनों का जो अनिश्चितता और जोखिम उठाने के बदले में एक उत्पादक या साहसी को प्राप्त होता है, वही लाभ की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। नंबर एक, लाभ एक अनिश्चित अवशिष्ट होता है। मतलब जो भी उत्पादन की प्रक्रिया में प्राप्त होता है, अनिश्चित रूप से सब कुछ देने के बाद जो बचता है वही लाभ होगा। अब ये कितना होगा हम कह ही नहीं सकते, ये डिपेंड करता है हमारा स्किल कितना है, हमने हमारी उत्पादकता कितनी है, हम कितना लागत को कम से कम रख रहे हैं, इस बात का निर्भर करता है। जोखिम का प्रतिफल है,
ये जो लाभ होता है वो हमेशा जोखिम के, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस के लिए उत्पादन कितना बड़ा जोखिम लेंगे, लाभ होने की आशा उतनी ही ज्यादा है। क्योंकि जोखिम है तो घाटा भी हो सकता है, लेकिन लाभ की आशा में ही रिस्क उठाया जाता है। अनिश्चितताओं को वहन किया जाए तो अनिश्चितता बनी रहती है। कभी हो सकता है सेलिंग कम हो जाए, कभी हो सकता है सेलिंग बढ़ जाए, तो अनिश्चितता बनी रहती है। अपूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति में ही संभव होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता मतलब जहां पे एकाधिकार होता है वहां नहीं, अपूर्ण प्रतियोगिता में स्थिति होनी चाहिए और ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें समझना पड़ेगा कुल लाभ क्या है। कुल लाभ, कुल लाभ का मतलब होता है यहाँ पर कुल लाभ और वास्तविक लाभ के दो अंग हैं, दो हिस्से हैं। कुल लाभ का मतलब होता है कि एक साहसी को जोखिम के प्रतिफल के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कुल लाभ होता है। मतलब जब भी हम नॉर्मली लाभ वर्ड का यूज करते हैं ना, वो कुल लाभ ही होता है, जो कि कुल आय में से लागत को घटाने के बाद प्राप्त होता है। इसका मतलब होता है जो भी आपने बिक्री के पश्चात प्राप्त किया और उस वस्तु की उत्पादन के लिए आपने जो कुछ भी खर्च किया, प्राप्त और खर्च के बीच का अंतर होता है कुल लाभ। तो जब कुल की बात करते हैं इसमें कई सारी चीजें शामिल होती है, जैसे साहसी के निजी उत्पादन के साधनों के प्रतिफल। जैसे उत्पादन प्रक्रिया में जो उद्यमी ने अपने खुद का जमीन का इस्तेमाल किया, अपने खुद के घर का इस्तेमाल किया, अपने खुद की मशीनों का प्रयोग किया, तो इन सब की लागत के मूल्य को भी जोड़ा जाता है। संरक्षण व्यय, इसमें साहसी जो है पूरे बिजनेस की देखभाल करता है, ठीक है ना, रिस्क लेता है, उसका जो लॉस होता है गिरावट व्यय उन सबको उठाता है, तो उसकी व्यय को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब व्यक्तिगत लाभ को भी शामिल किया जाए, दो प्रकार का होता है, एकाधिकारी लाभ और आकस्मिक लाभ। अगर उत्पादन प्रक्रिया में एकाधिकार है उसका, वो एकमात्र विक्रेता या एकमात्र उत्पादक है, तो ऐसे में उसकी लाभ की आशा ज्यादा हो जाती है, तो इसको भी कुल लाभ का हिस्सा माना जाता है। या फिर आकस्मिक लाभ, अचानक मान लो आपकी जो है दवाइयों की, आप जो है दवाइयों का निर्माण, आपका बस मेडिकल है और कोरोना के टाइम में अचानक ऐसा हुआ लोगों में बीमारी फैल गई, तो उससे बिक्री बढ़ जाएगी। तो आकस्मिक का मतलब तो कोई भी किसी भी कारण से अचानक अगर उसका प्रभाव पड़ता है कि आपकी बिक्री बढ़ रही है, तो उसको आकस्मिक लाभ को, ये भी कुल लाभ का हिस्सा है। फिर होता है शुद्ध या वास्तविक लाभ, जो वास्तव में उत्पादक या साहसी को प्राप्त होता है। कुल लाभ का अंतिम अंश होता है जो वास्तव में एक उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से मौद्रिक रूप में प्राप्त होता है। इसमें कुल आय में से जो भी अस्पष्ट लागतें हैं और जो स्पष्ट लागतें, सभी प्रकार की लागतों को माइनस कर दिया जाता है, तो उसको शुद्ध लाभ कहते हैं। तो शुद्ध लाभ में जो भी रिस्क लेते हैं उसके बदले में जो प्राप्त होता है उसको शामिल किया जाएगा। साधनों को एकत्रित करने के लिए जो खर्चा होता है उसका शामिल किया जाता है, और नव प्रवर्तन का पुरस्कार का मतलब आपने जो भी इनोवेशन किए उसके बाद, क्योंकि रिस्क का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि मैं बिजनेस को, सब लोग कोई बिजनेस करे तो मैंने नए तरीके से बिजनेस, तो उसको इनोवेशन का रिस्क रिवार्ड होता है लाभ। तो यहाँ पर कुछ सिद्धांत प्रचलित है, फेमस है, उसी में से तीन चार सिद्धांतों के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लाभ का जोखिम सहन सिद्धांत, जो कि शुरू से पढ़ रहे हैं कि लाभ जोखिम के बदले में प्राप्त होता है। जो जितना ज्यादा जोखिम उठाता है लाभ की आशा भी उतनी ही प्राप्त होती है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर हॉले ने कहा कि एक साहसी को अपने व्यवसाय के कार्य में रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिम उठाने पड़ते हैं, रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क का मतलब होता है नफा नुकसान का मामला, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क उठाने के लिए उसको जो कुछ भी पुरस्कार के स्वरूप प्राप्त होता है उसी को लाभ कहते हैं। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति जोखिम उठाना पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं करता, लेकिन जब कोई पसंद नहीं करता तो लेकिन एक उत्पादक या एक साहसी हमेशा उत्पादन प्रक्रिया में जोखिम उठाता है, क्योंकि वो जोखिम उठा रहा है तो उसके बदले में जो उसको प्राप्त होता है वही लाभ होगा। अब इस सिद्धांत की अपनी कुछ यानी कि मतलब साफ है कि जहां जोखिम ज्यादा होगा, इस सिद्धांत के अनुसार जोखिम के बदले में उसको लाभ की प्राप्ति होगी। अब इस सिद्धांत के बारे में बहुत सारे लोगों ने आलोचना की है। क्या आलोचना की है वो देखेंगे कि लाभ इसलिए नहीं प्राप्त नहीं किया जाता क्योंकि जोखिम है, जबकि लाभ इसलिए भी प्राप्त होता है क्योंकि साहसी अपनी चतुरता का इस्तेमाल करता है,
अपने एक्सपीरियंस का यूज करता है, अपनी कुशलता का प्रयोग होता है, तो केवल साहसी को जोखिम लेने के बदले में लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है। बहुत सारे तो घाटा भी तो है। उस जोखिम को कम करने के लिए वो कितना स्किल इस्तेमाल करता है उसके बदले में प्राप्त होता है। दूसरा, लाभ सभी प्रकार के जोखिम का पुरस्कार नहीं होता है, बल्कि केवल अज्ञात जोखिम, क्योंकि सभी प्रकार के कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिसका बीमा किया जा सकता है, जिसका बीमा हो सकता है तो उसमें कभी भी लाभ नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जोखिम उठाया नहीं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत, अनसर्टेनिटी वेयरिंग थ्योरी ऑफ प्राइस। इसका प्रतिपादन प्रोफेसर F.H. नाइट ने किया था अपने पुस्तक रिस्क अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट 1921 में। उन्होंने कहा कि उत्पादन प्रक्रिया में हमेशा अनिश्चितताएं बनी रहती है, पता ही नहीं रहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। तो उन्हीं उसी अनिश्चितताओं को सहन करने के बदले में जो भी उत्पादक को प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जोखिम होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो अनिश्चितताएं होती हैं दो प्रकार की होती है, एक है निश्चित जोखिम और एक अनिश्चित जोखिम। निश्चित जोखिम ऐसी जोखिम होता है जिसके बारे में हमें पता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे आग लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हमें पता है, तो उसके लिए पहले से हम क्या कर लेते हैं, बीमा कर लिया जाता कर लेते हैं। तो जब बीमा कर लेते हैं तो जोखिम होता, तो बीमा से उस जोखिम की भरपाई हो जाती है। तो बीमा से जो नुकसान हुआ बीमा से भरपाई हो गया, तो भरपाई जो हो रहा है उसको हम लाभ नहीं कहते, क्योंकि नुकसान के बदले में वो प्राप्त हो रहा है, तो वो लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जोखिम ऐसा होता है अनिश्चित होता है, जैसे उत्पादन कार्य हम कर रहे हैं, उत्पादन अगर मार्केट अचानक कम, बिक्री कम हो जाए, तो हमने लगा तो माल खराब हो गया, तो इससे जो लॉस होता है वो जोखिम है। तो जोखिम इसके प्रति किसी प्रकार का पूर्व ज्ञान नहीं होता। पूर्व ज्ञान नहीं होने के कारण भी अगर आपको लाभ की प्राप्ति होती है, आपने सोचा बाजार में हमारा सामान आज 5 रुपए का बिक सकता है, चलो ठीक है, और बाजार में जाते ही आपका माल 8 रुपए बिक गया, यानी कि यहाँ पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, वो ये तो सकता था 5 रुपए, सोचा बाजार में जाके वो 4 रुपए का बिक रहा था, यानी कि 1 रुपए का लॉस हो जाता। तो इसके ये अनिश्चित है और वो निश्चित जोखिम है। तो यहां पर होने का लाभ क्या है, नाइट ने कहा अनिश्चित खतरों के जोखिम के अनिश्चितता का नाम दिया जाता है, और उस अनिश्चितता के बदले में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी को लाभ कहते हैं। और लाभ के निर्धारण के लिए कहा कि लाभ हमेशा उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर अनिश्चितता उठाने की कीमत उसकी पूर्ति कीमत के बराबर हो जाती है। मतलब अनिश्चितता जितनी है और उस अनिश्चितता में कितनी पूर्ति कर सकते हैं, इन दोनों की कीमत जब बराबर होती है उसी को लाभ का निर्धारण करना कहते हैं। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई है। क्या कहा कि लाभ केवल अनिश्चितता का पुरस्कार नहीं होता, बल्कि साहसी की व्यावसायिक योग्यता का भी परितोषण होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा अनिश्चितताएं होती हैं इसीलिए ये लाभ होता है, ऐसा नहीं है। योग्यता, कुशलता, स्किल, ये सब भी मायने रखता है। केवल अनिश्चितता से ही साहसी वर्ग की पूर्ति समृद्ध प्रभाव नहीं होती, आवश्यक पूंजी का अभाव, लगन की कमी और अज्ञानता से भी प्रभावित होता है। अनिश्चितता की उत्पत्ति को एक स्वतंत्र साधन नहीं माना जा सकता। देखिए, अनिश्चितता हमेशा होता है, लेकिन अनिश्चितता ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं होता है कि सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। उसके बाद लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर शुम्पीटर ने किया। उन्होंने कहा कि उद्यमी हमेशा बिजनेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता है, कुछ ना कुछ आविष्कार करता रहता है। तो बिजनेस में आविष्कार करने के बदले में उसको जो आधिक्य प्राप्त होता है उसी को उसका लाभ कहेंगे। और बिजनेस का काम है नव प्रवर्तन करते रहना। नव प्रवर्तन का मतलब होता है कुछ नया करना, क्योंकि नया करेंगे, जैसे नोकिया था, एक समय मार्केट का राजा था, सबके पास नोकिया का मोबाइल हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, नोकिया ने सोचा मैं तो राजा हूं, तो इसने इनोवेशन नहीं किया। दूसरी कंपनी ने, जैसे आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया या वीवो को, उन्होंने इनोवेशन किया, उन्हें मार्केट पर नजर रखा, उन्होंने नए नए फीचर के मोबाइल यूज करे, एंड्रॉयड लेके आए, टच लेकर कई तरह के मोबाइल लेके कैमरे में वर्क किया। अब नोकिया क्योंकि इनोवेशन पे ध्यान नहीं दिया, आउट ऑफ मार्केट, उसका लाभ के पूरा मोबाइल उसकी डूबे। लेकिन बाकी कंपनी आ गए तो इनोवेशन से बाकी कंपनी को लाभ हुआ। तो इन्होंने एक सीधा कहा उद्यमी का कार्य नव प्रवर्तन, नए आविष्कार करना है, उनको लागू करना है, और नए आविष्कारों के बदले में उसको जो भी पुरस्कार प्राप्त होता है उसी को लाभ कहते हैं। शुम्पीटर ने आगे कहा कि वे सब आविष्कार या परिवर्तन जिनके फलस्वरूप उत्पादन लागत को कम करता है। मान लो एक मोबाइल को उत्पादन करने के लिए 10,000 का खर्चा आता है और फिर मार्केट में वो 15,000 में बिकता है,
ठीक है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है? 5,000। वो चाहता है कि लाभ और बढ़े, तो वो क्या कहता है? वस्तु के उत्पादन की लागत कम करता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आता है और वस्तु को उत्पादन करने के लिए अब 7,000 का खर्चा हो रहा है, और बाजार में उसको वो कितने बेचता है? बाजार में वो उसको 14,000 में बेचता है, कहता है 1,000 रुपया सस्ता हो गया। तो अब कितना का फायदा उठा रहा है वो? 7,000 रुपए का। तो लाभ बढ़ गया। लोगों को लगा मोबाइल का रेट कम हो गया है, मोबाइल का रेट नहीं क्या, मोबाइल का उत्पादन करने का खर्चा 3,000 से कम हुआ, लेकिन लोगों को 1,000 का फायदा मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना होता है? 7। तो लाभ का मतलब होता है आप जो इनोवेशन करोगे, इनोवेशन करने से आपकी लागत में कमी होगी, लागत के कम होने से आपका लाभ बढ़ेगा, वही आपका लाभ निर्धारित हो जाता है। तो नव प्रवर्तन क्या होता है? इनोवेशन क्या होता है? नई वस्तु का उत्पादन करना जो मार्केट में ना हो, या फिर नया बाजार बना देना, ठीक है, या फिर कच्चे माल के नए साधन की खोज करना, या नए प्रकार के उद्योगों का गठन करना। अब सोचिए, लोग पहले होटल में जाके खाना खाते थे, ठीक है, होटल में जाके खाना खाते थे। अब जोमेटो आया, वो कह रहा है आप होटल तक आत्मा, आप घर पे बैठे टीवी देखो, हम अपने घर तक खाना लेके आते हैं। तो होटल, भाई होटल वाला ही खाना देगा, ये नहीं बनाएगा। होटल का खाना जो 100 रुपए वो आके खा सकता था, अब वो घर पे आके 120 रुपए, वो सोच रहा है 20 रुपए में दे दूंगा, मेरा पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा। तो जोमेटो वाला खाना घर पे, तो इसके बदले में जो 100 रुपए, इसका होटल को 100 रुपए मिल रहे हैं, 120 रुपए, तो इसका मतलब इसको बैठे बैठाए 20 रुपए का फायदा मिल गया जोमेटो को, बिजनेस बना लिया। यही इनोवेशन है, और इनोवेशन से ही प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हर कोई बिजनेस कोई ना कोई कर रहा है। अगर हम अपने जीवन में इनोवेशन लेके आएंगे तभी लाभ मिलेगा। सुमिटर का विचार था, साहसी को लाभ प्रवर्तन को उत्पादन के क्षेत्रों में लागू करने से कारण प्राप्त होता है, कि जो जितना ज्यादा इनोवेशन लेके आएगा, जो जितना आविष्कार करेगा, उसकी लागत कम होगी, नया बाजार बनेगा, नई वस्तु का उत्पादन बनेगा, नए कस्टमर बनेंगे, तो उसको लाभ प्राप्त होगा। अब इस सिद्धांत की भी आलोचना है, क्योंकि हर चीज की आलोचना है, तो इस सिद्धांत की भी कुछ प्रमुख आलोचनाएं हैं कि सिद्धांत लाभ को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को महत्व नहीं देता, जैसे योग्यता को महत्व नहीं दे रहा है, ठीक है, जैसे जोखिम को महत्व नहीं दे रहा है, अनिश्चितताओं को महत्व नहीं दे रहा है, तो कई सारी, जबकि इन सब का भी लाभ की हिस्सेदारी होती है। ये सिद्धांत लाभ की मात्रा, कितना लाभ होगा ये नहीं बता पा रहा है। सभी उद्यमी नव प्रवर्तनों का प्रयोग नहीं करता, कुछ पुराने ढर्रे में चलते फिर भी लाभ कमाते हैं। ये सिद्धांत केवल नव प्रवर्तन, नई नीतियों पर ही बल देता है, बाकी सारी चीजों को एक साइड कर देता है। और इन्हीं सभी प्रकार के सिद्धांतों को समझा, देखा गया, और एक नए आधुनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसको बोलते हैं लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, लाभ का आधुनिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। देवना इस सिद्धांत ने यह कहा कि वास्तव में जो लाभ का निर्धारण होता है, वो सभी बातों की प्रमुखता होती है, पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि उद्यमी की मांग, उद्यमी किस प्रकार से अपनी वस्तुओं को बाजार में उत्पादन कर सकता है, और बाजार में उसकी मांग बनती है, उसी आधार पर मतलब वस्तु उत्पादन तो हो रहा है लेकिन बाजार में बिक्री नहीं हो रही है, तो लाभ कैसे निर्धारित? लाभ जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा उद्यमी की उत्पादकता होगी, बाजार में जितना ज्यादा वो अपनी मार्केट बना पाएगा। ऐसे में इस सिद्धांत ने कहा कि लाभ के निर्धारण के लिए साहसी की मांग और साहसी की पूर्ति को ध्यान में रखा जाता है, इन दो प्रमुख बिंदुओं के आधार पर होता है। तो पहले करते साहसी की मांग। साहसी का मांग का मतलब होता है साहसी की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है, वो किस प्रकार से अपने साधनों का प्रयोग करता है, किस प्रकार से कम लागत पर वस्तु का उत्पादन कर रहा है, किस प्रकार से अपनी योग्यता का निर्धारण करता है, किस प्रकार से अपने साधनों का उपयोग करता है जिससे वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो। तो जितना ज्यादा उसके अंदर स्किल होगा, मतलब उतनी ही ज्यादा उसकी मांग होगी, उतना ही अच्छी तरीके से वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ पर सीमांत उत्पादकता अतिरिक्त साहसी मांग पर परोक्ष रूप से अन्य बातों पर प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर ध्यान में ये रखना होगा कि सीमांत उत्पादकता हमेशा जितना ज्यादा होगी, साहसी की मांग उतना, सीमांत उत्पादकता जितनी कम होगी, साहसी की मांग भी उतनी बढ़ती हुई चली जाएगी। नेगेटिव रिलेशन होता है। वहीं पर साहसी की पूर्ति क्या होता है? सामान्य लाभ होता है, सामान्य लाभ पर निर्धारित होता है। तो यहाँ पर साहसी की पूर्ति क्या होता है? साहसों की संख्या कितनी है, औद्योगिक अनुभव कितना ज्यादा होता है, जनसंख्या कितनी ज्यादा होती है, पूंजी की उपलब्धि कितनी है, आय वितरण के इस आधार पर निर्धारण होता है, जहां पर उत्पादकता के लिए एक उत्पादक आगे बढ़ता है। अगर उत्पादक ही आगे नहीं आएगा तो
उत्पादन कहाँ से होगा, और उत्पादन नहीं होगा तो लाभ की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो ऐसे में सामान्य लाभ न्यूनतम पूर्ति मूल्य है जो समाज में अनिश्चितता झेलने के लिए साहसी को उत्पादन, मान लीजिए लाभ को देखते ही एक साहसी हमेशा उत्पादन करके देखता है, इस बिजनेस में काफी फायदा है उसको। तो ऐसे में जो उद्यमी की पूर्ति होती है, लाभ जितना ज्यादा होता है उसकी पूर्ति भी उतनी ज्यादा होती चली जाती है। अब इस दोनों बिंदुओं के आधार पर कि लाभ, साहसी की मांग और साहसी की पूर्ति जिस बिंदु पर आपस में बराबर होते उसी बिंदु पर क्या लाभ का निर्धारण होता है, सामान्य लाभ की इतना लाभ तो कम से कम होना चाहिए बिजनेस में बने रहने के लिए, कि कितना पूंजी वो लगा रहा है, कितना बिजनेस करने के लिए वो तैयार है, उसके बदले में कितना रिटर्न आ रहा है। तो इन सब देखते हुए लाभ की दर का निर्धारण हो जाता है, ये आधुनिक सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में कहीं पर कोई किसी प्रकार की आपको समस्या लगी हो, कोई भी प्रॉब्लम रही हो, कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहा आपका सेमेस्टर 2 का पेपर फर्स्ट के कंप्लीट कोर्स। आज लास्ट वीडियो तक, इसके बाद हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, स्टडीज शुरू करने वाले हैं। जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में प्लेलिस्ट को, ताकि वो भी पूरा कंप्लीट कोर्स कर सके। तब तक के थैंक यू एंड बाय।